आज का विषय है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। प्रश्न उठता है अब हमारे पास, क्या है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन? नए, पहले नए की बात आती है, नया क्या है? बचपन से हम परंपरागत निबंध लिखते चले आ रहे हैं, पोस्टमैन पर, गाय पर, दीपावली पर, रक्षाबंधन पर, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त, ये सारे निबंध हम परंपरागत ढंग से लिखते चले आ रहे हैं। प्रचलित निबंध हैं, पुराने विषय हैं। अब विषय नए हो सकते हैं। लॉकडाउन का महत्व, नया विषय। कोरोना वायरस के इफेक्ट, नया विषय है। गलवान संघर्ष, नया विषय। ये नए विषय, परंतु ये नए तो हैं पर अप्रत्याशित नहीं हैं। यहां पर हमें नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन लिखना है। ये नए तो हैं परंतु अप्रत्याशित नहीं है। अब अप्रत्याशित क्या होता है भाई? क्या होता है ये अप्रत्याशित? और उन पर क्या है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन? अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या होता है? तो अप्रत्याशित जो शब्द है उसका निर्माण तीन उपसर्ग और एक प्रत्यय से हुआ है। 3 उपसर्ग और 1 प्रत्यय। इसमें 3 उपसर्ग हैं, अ, प्रति और आ। ये 3 उपसर्ग मिलकर के अस धातु, मूल शब्द जो है वो अस है, अस मूल शब्द। इसमें इत प्रत्यय जोड़ करके क्या बन गया? अ प्रति आ, माने अ प्रति जो मिला, ई और आ मिलकर के या बना, यण संधि से अप्रत्या, आ जोड़ गया, आ, अप्रत्या अस, आ और आ मिलकर के आ बन गया, आ दीर्घ संधि, अप्रत्याशित। तो क्या बना? अप्रत्याशित, अर्थात जो सोचा न हो, जिसके बारे में कल्पना न की गई हो, ऐसे विषय हो सकते हैं। कभी आपने कल्पना की जा सकती है कि नागर सर ये निबंध दे सकते हैं? नागर सर के सर पर रखी हुई टोपी, सर का चश्मा, क्लास में रखी हुई डाइस, दीवार की घड़ी, ये अप्रत्याशित, सोचा ना था, जिसके बारे में सोचा नहीं, ऐसे विषय क्या है? एक बात बताइए, यहां तक मैं जानता हूं कि आपने पिछली फिल्म कब देखी होगी? कब देखी होगी पिछली? तो उत्तर मिलेगा अभी, कल रात को ही देखी थी सर। क्योंकि पहले पिक्चर देखने के लिए हमें पिक्चर हॉल में, सिनेमा हॉल में जाना पड़ता था। अब तो इस पर रात दिन पिक्चरें आती हैं। एक पिक्चर कई चैनलों पे आती है, कई बार रिपीट होती है। हम आधी एक बार देखते हैं, आधी कभी हो सकता है एक साथ बैठ के न देखते हो। तो उत्तर आएगा कि शायद अभी कल रात को ही देखी थी सर। कोई भी फिल्म जब हम देखते हैं तो उसके बारे में हम अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से, अपने चाहने वालों से उस पिक्चर के बारे में, उस फिल्म के बारे में बातचीत जरूर करते हैं। उस पिक्चर के बारे में हम उन्हें जरूर बताते हैं। एक विशेषज्ञ की तरह उस पर अपने विचार रखते हैं और दूसरे के विचार सुनते हैं, चर्चा करते हैं। अब आप सोचिए, क्या इन विचार विमर्शों को एक व्यवस्थित लेख के रूप में लिख सकते हैं? एक व्यवस्थित लेख में की शक्ल दे सकते हैं? भाई अगर हमने फिल्म सिनेमा घर में देखी हो, वैसे तो इन दिनों कल्पना ही नहीं है, 20-24 मार्च के बाद तो सारे सिनेमा हॉल सब बंद हैं, पर पहले भी जब भी कभी हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखी हो
तो हमारे जेहन में उस सिनेमा घर का पूरा माहौल घूमता है। टिकट खिड़की, उस पर लगी हुई लाइन, उस लाइन में चलने वाली धक्का मुक्की, अनर्गल वार्तालाप, खाने पीने की चीजें, परिसर में जगमगाते काउंटर, एक डिस्प्ले बोर्ड पर आगे आने वाली संभावित फिल्मों के मन को आकर्षित करने वाले कुछ पोस्टर, सिनेमा घर की जो लॉबी उसमें हम प्रवेश करते हैं, एक खास प्रकार की खुशबू, महक आदि। स्मृति और अनुभव में बसे उस सिनेमा घर के को क्या हम शब्दों के सहारे अपने पन्ने में उकेर सकते हैं? क्या हम उसको एक लेख के रूप में लिख सकते हैं? ये विचार कीजिए। इतना ही नहीं, रोज हम अखबार पढ़ते हैं, आज सुबह भी हमने अखबार पढ़ा होगा, पूरा ना देखा हो तो कम से कम थोड़ी बहुत दो चार चीजें हम देखते हैं, खास खास खबरों पर हम नजर दौड़ाते हैं। खबरों को देखते समय हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में समाज की जो तस्वीर मन बनती है, क्या हम उसको एक लेख के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं? क्या हम उस पर एक लेख लिख सकते हैं? कहने की जरूरत नहीं कि लेख की शक्ल देना, उसे शब्दों के सहारे पन्ने पर उकेरना, यह ज्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है, ज्यादातर लोगों के लिए कठिन काम है। जिन विचारों को कह डालना हमारे लिए आसान है, विचारों को व्यक्त कर देते हैं, कह देते हैं। विचारों को व्यक्त करना, विचार कहना, बड़ी बड़ी बातें करना, अपने एक विशेषज्ञ की तरह सुझाव रखना बहुत आसान काम होता है, परंतु उन्हें एक पन्ने पर लिखना यह बड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है, यह बड़ा मुश्किल काम सा लगता है। ऐसा क्यों है? कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? जो बात हम धारा प्रवाह कह सकते हैं, जो विचार हम धारा प्रवाह व्यक्त कर सकते हैं, उनको हम पन्ने पर लिखने से क्यों कतराते हैं, क्यों नहीं लिख पाते, कि क्या कारण हो सकते हैं? इसके एक नहीं, अनगिनत कारण, कई कारण हो सकते हैं। नंबर एक, लिखित रूप में अभिव्यक्ति का अभ्यास नहीं करते। हम मतलब ज्यादातर लोग इस प्रकार के होते हैं जो किसी चीज को का अभ्यास लिखित रूप में अभिव्यक्त करने में नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि हमें पहले से तैयार की हुई सामग्री मिल जाती है और हम उस सामग्री को ज्यों का त्यों रट करके, याद करके प्रस्तुत कर देते हैं। यह हमारी सबसे बुरी लत है। पाठ पढ़ा, पाठ को पढ़ने के बाद उसके प्रश्न उत्तर हमें जैसे के तैसे मिल गए, हमने वैसे के वैसे लेकर के उसको लिख डाले। ये हमारी जो है बुरी आदत है, जो के तो प्रस्तुत कर देना। यही कारण है कि हम अपनी अभिव्यक्ति को लिखकर प्रस्तुत नहीं कर सकते। हमें ऐसी परिस्थिति में वास्तविक रूप से अभ्यास करने का अवसर नहीं मिलता। हम किसी चीज का अभ्यास नहीं कर पाते। नहीं तो समय का तकाजा तो ये कहता है, वास्तविकता तो यह है कि हमको पाठ को पढ़ना और उस पाठ को पढ़ समझ करके उस प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना, वो हम नहीं करते। क्योंकि हमें तैयार सामग्री, प्रश्नों के उत्तर, तैयार प्रश्न उत्तर मिल जाते हैं। कुछ सर दे देते हैं, कुछ हमारे पास हेल्प बुक, सहायक पुस्तकें होती हैं। अब सहायक पुस्तकों में से करने की अपेक्षा तो मैं ये मानता हूं कि अगर सर दें, यानी शिक्षक दें आपको प्रश्नोत्तर, वो ज्यादा अच्छा होता है। परंतु ये एक बुरी आदत हमारे अंदर
जाती है, जिसके कारण हम लेख लिखने से कतराने लगते हैं। अब मौलिक प्रयास एवं अभ्यास को बाधित करने वाली ये जो निर्भरता है ना, कि हम उसी छपी छपाई सामग्री पर निर्भर हैं, हमारे अंदर लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित नहीं होने देती। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए तरह के विषयों पर लिखने का अभ्यास करें। परंपरागत रटा हुआ है हमारे कि गाय होती है, उसके 4 पैर होते हैं, उसके 2 सींग होते हैं, द पोस्टमैन इज द गवर्नमेंट सर्वेंट, ये हमारी रटी हुई लाइनें थी। हम लिख दिया करते थे एक पोस्टमैन है, सरकारी नौकर है, खाकी वर्दी पहनता है, घर घर चिट्ठियां बांटता है, ये परंपरागत। दीपावली का त्योहार परंपरागत ढंग से हम लिखते चले आ रहे हैं। प्रदूषण परंपरागत। तो इन विषयों को हम छोड़ दें और नए विषयों पर लिखने का अभ्यास करें, मौलिक विषय। यही अभ्यास हमें अपने मौलिक अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति के अधिकार का पूरा पूरा उपयोग कर पाने की सामर्थ्य देगा। पूरा पूरा अभिव्यक्ति का जो हमारा अधिकार है पूरा देगा। हम किसी भी चीज पर अभिव्यक्ति व्यक्त करना, अब राहुल गांधी कर रहे हैं ना, चीन ने जमीन ले ली, वो उनकी अभिव्यक्ति का अधिकार है, अभिव्यक्ति कर रहे हैं। सेना पर प्रश्न उठा रहे हो, हर कार्यक्रम के बारे में अपने विचार रखना, हर क्रिया, हर गतिविधि के बारे में अपनी अभिव्यक्ति करना, ये नए विषय। ऐसे लेखन के लिए आपको जिस तरह के विषय दिए जा सकते हैं उनकी कोई सीमित संख्या नहीं है, अपरिमित है, असीमित है। अब देखिए आपके सामने दीवार पर, क्लास में आपने देखा होगा स्पीकर लगा हुआ है, तो दीवार पर टंगा स्पीकर, ये विषय हो सकता है। क्लास का श्यामपट जिसको बोलते थे, अब तो व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, आपकी क्लास का व्हाइट बोर्ड, मेरी कक्षा की बेंचें, दीवार पर टंगी घड़ी, दीवार के बाहर खुला हुआ झरोका, ऐसे कई विषय। कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिनमें इनके मुकाबले, ये सीमित है, ये तो आपकी क्लास तक है, इनके मुकाबले खुलापन थोड़ा कम हो सकता है, वो सीमित दायरे में हो सकते हैं, ऐसे भी विषय हो सकते हैं, परंतु फोकस अधिक स्पष्ट हो, कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं। ये तो दीवार पर खड़ी है, अपने 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 विचार है, आप क्या क्या व्यक्त कर सकते हैं उसके बारे में, कई लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, परंतु फोकस अधिक। जैसे टीवी धारावाहिकों में स्त्री बहुत जरूरी है, शिक्षा, स्त्री शिक्षा इत्यादि ऐसे विषय हो सकते हैं। अभी आपने देखे यहां पर जितने विषय एक झटके में सुझा दिए, जाहिर है वे बहुत अलग अलग प्रकृति के हैं, अलग अलग तरीके हैं। इसलिए इस विषयों के लिए आपसे जो मांग होगी वो भी अलग अलग तरह की होगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा लेख प्रस्तुत करने की चुनौती सामने हो तो हमें क्या करना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि लिखने का कोई फॉर्मूला आज तक दुनिया में नहीं बना। यह वास्तविकता है कि लेखन का, लिखने का कोई भी फॉर्मूला इस संसार में आज तक विकसित नहीं हुआ, आज तक नहीं बना। अगर फॉर्मूला होता
तो कंप्यूटर हमारे मुकाबले बेहतर लेखक साबित हो सकता था। इसके बावजूद ठीक है, कोई फॉर्मूला विकसित नहीं हुआ, कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया, परंतु इसके बावजूद यहां कुछ ऐसे सुझाव दिए जा सकते हैं जो अचानक सामने आए विषय, जो अचानक सामने आए विषय पर लेखन के लिए आपको मदद कर सकते हैं। अगर कोई विषय अचानक आपके सामने आ जाता है, उसके बारे में लिखना है, उसके लिए ये सुझाव आपको कुछ मदद कर सकते हैं। पहला तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि इस तरह के लेखन के जो विषय होते हैं वो दो खंभों के बीच बंधी रस्सी की तरह होती है, सीधे सपाट एक रेखीय। बाजीगर देखा होगा, जादूगर, जमूरा आपके गांव में आता होगा, दो उसमें रस्सी बांध लेता है, उस रस्सी पर वो एक लड़की या कोई लड़का चलता है। सीधे कदम पड़ते हैं, इधर उधर कदम उठाने का जोखिम नहीं उठाता है, कदम उठाता है तो राम गिर जाता है। वो उस रस्सी के दायरे में बना हुआ है। इसी तरह ऐसे जो विषय होते हैं हम उसके दायरे में बंधे हुए होते हैं, हम उसमें इधर उधर विचरण नहीं कर सकते। इन पर लिखते हुए विषय में जो विषय वस्तु है, विषय में व्यक्त जो विषय वस्तु है, उसकी हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते, बिल्कुल उपेक्षा नहीं कर सकते। हमें उसी विषय वस्तु के दायरे के इर्द गिर्द घूमना होगा। लेकिन इतना तय है कि किसी भी विषय पर एक ही व्यक्ति के जहन में कई तरीके हो सकते हैं सोचने के, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना जो सोचने का तरीका होता है वो अलग अलग हो सकता है, उसकी अलग अलग तकनीकी हो सकती है, हर एक की अपनी अलग अलग। कि कोई एक तकनीकी हो, एक टेक्नोलॉजी नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। हर विषय की अपने अपने अलग तरीके से सोचने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ हो तो सबसे पहले 2-3 मिनट ठहर कर तय कर लें कि उनमें से किस विषय पर, किस रास्ते पर, किस कोण से उभरने वाले विचारों को हम थोड़ा विस्तार दे सकते हैं। अगर 2-3 तरीके हमारे दिमाग में, तो हमें कुछ ज्यादा अच्छी तरह हम किस विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। यह तय करने के बाद ही हम एक आकर्षक शुरुआत पर विचार करें, इससे पहले नहीं, इससे पहले नहीं। पहले हम विचार कर लें कि हम किस विषय पर अच्छा से अच्छा समापन कर सकते हैं, अच्छा से चलने। ख्याल रहे कि यह शुरुआत आकर्षक होने के साथ साथ निर्वाह होने योग्य भी हो। शुरुआत तो हमने कर दी आकर्षक, परंतु उसका आगे विस्तार नहीं दे पाए, हम अंत तक उसको नहीं ले जा पाए, उसको लेख लिखने के रूप में निर्वाह नहीं कर पाए, सब बेकार हो जाता है। तो निर्वाह योग्य भी हो, ऐसा ना हो कि आगे हम कुछ कहना चाहते हैं उसे इस प्रस्थान के साथ सुसंबद्ध और सुसंगत रूप से पिरो पाना चाहते हैं, परंतु नहीं कर पा रहे हैं। अपनी विषय वस्तु को सुसंबद्ध और सुसंगत रूप से प्रस्थान बिंदुओं के साथ हम पिरो नहीं पा रहे हैं, तो अच्छा लेखन नहीं लिख पाएंगे हम। इसलिए शुरुआत से आगे बात कैसे सिलसिलेवार बढ़ेगी, इसकी एक रेखा अपने मन मस्तिष्क में तैयार होनी चाहिए। हमें उसकी एक रूपरेखा अपने मन मस्तिष्क में बना लेनी चाहिए कि यहां से शुरुआत करते हुए हम यहां ले जाकर के इस विषय को समझें। विवरण विवेचन के सुसंबद्ध होने के साथ साथ उसका सुसंगत होना भी एक अच्छे लेख की पहचान है। आप
आपकी कई बातें न सिर्फ आपस में जुड़ी हो बल्कि उनमें तालमेल भी हो, यह परम आवश्यक है। अगर आपकी दो बातें आपस में ही एक दूसरे का खंडन करती हो तो यह लेखन का ही नहीं, किसी भी तरह की अभिव्यक्ति का एक अक्षम्य दोष है, क्षमा न क्षमा करनी हो। दो बातें अगर आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो यह अभिव्यक्ति का अक्षम्य दोष माना जाता है। सामान्यतः निबंधों या आलेखों में तो मैं शैली का प्रयोग वर्जित होता है। निबंधों तथा आलेखों में मैं शैली में मतलब आत्मकथ्यात्मक का प्रयोग वर्जित होता है। भाई इस तरह के लेखन में, जो इस तरह का लेखन होता है, इसमें मैं की आवाजाही बेरोक टोक चलती है। यहां मैं से मैं घड़ी हूं, मैं कक्षा की दीवार पर टंगा हुआ स्पीकर हूं। यहां विषय की प्रवृत्ति में ही निहित होता है कि लेख में व्यक्त विचारों में आत्मनिष्ठता और लेखक के व्यक्तित्व की छाप होगी। इसलिए अन्यत्र वस्तुनिष्ठता के आग्रह से मैं शैली को भले ही ठीक ना माना जाता हो, परंतु यहां पर मैं शैली का कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं शैली को, अब आइए, अब आपके सामने कुछ नमूने पेश करें। सबसे पहले 3 नमूने, एक ही विषय दीवाल घड़ी पर, यह बिल्कुल खुला हुआ विषय है। पहला विषय दीवाल घड़ी, नंबर 1 पहला आता है कौन सा? दीवाल घड़ी। एक अब देखिए, हमने विषय देखा, अब इस विषय की कोई हमारे सामने सीमा नहीं है, कोई चौहद्दी इसको बोलते हैं, कोई दायरा नहीं है कि हमको उस दायरे में रह करके इस विषय पर लिखना है, हमें दीवाल विषय पर लिखना है। अब सुसंबद्ध तरीके से लिखना है। अगर कोई दीवाल घड़ी की उपयोगिता या दीवाल घड़ी का इतिहास इस तरह का दिया होता तो हमारे सामने एक सीमा आ गई होती कि उसकी उपयोगिता लिखनी है, उसका इतिहास लिखना है, परंतु नहीं, एक बंधन होता, उसका मर्यादा को ध्यान में रखते। यहां नहीं, यहां कोई दीवाल घड़ी है, हो सकता है दीवाल घड़ी की उपयोगिता हो सकता है दीवाल घड़ी की अनुपयोगिता हो सकता है दीवाल घड़ी का इतिहास हो सकता है उसकी बनावट हो, उसके बनाने का तरीका क्या हो सकता है। देखिए, हम देखते हैं पहला एक नमूना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसे देखते ही किसी फिल्म का एक खूबसूरत सा दृश्य याद आता है। घड़ियों की एक दुकान में नायक नायिका की मुलाकात होती है। हर तरह भांति भांति की घड़ियां, हर तरह की भांति भांति की घड़ियां टंगी हैं। 12 बजने ही वाले हैं। जो ही नायक कुछ कहना चाहता है और वह कुछ बड़ा ही मानी खेज है, घड़ियों की सुइयां 12 बजे पर पहुंच जाती है और एक एक कर सारी घड़ियां 12 घंटे बजने की आवाज उठाने लगती है। अगले कुछ सेकंड तक ऐसा संगीत में शोर गूंजता है कि नायक हकला कर चुप रह जाता है। घड़ियों ने मानो उसका मंच ही छीन लिया हो। फिर नायक नायिका दोनों इस मधुर विडंबना पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। यह खूबसूरत दृश्य मेरी याददाश्त में उसी तरह टंगा है जिस तरह दीवार पर घड़ी टंगी होती है, कहीं आती जाती नहीं, हमेशा स्थिर रहती है, फिर भी गतिशील। ऐसी कई स्मृतियां दीवार घड़ियों के साथ जुड़ी हैं। मेरे घर में भी एक दीवार घड़ी खरीद कर आई तो उसे टांगने की जुगत में पूरा घर जिस तरह से लगा रहा, उसकी यादें आते ही
बेसाख्ता हंसी छूट जाती है। हम सब उस दिन अंकल पोजर की मुद्रा में थे। हर कोई भवन शास्त्र से लेकर के वास्तु शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र तक का विशेषज्ञ होने का दावा कर रहा था कि घड़ी यहां टंगनी चाहिए, कि घड़ी हाथ की पहुंच में नहीं होनी चाहिए, पहुंच से बाहर होनी चाहिए, आदि सारी बहसों पर हम तमाम विशेषज्ञों के बीच पूरे दिन भर इन विषय पर बहस चलती रही। अंत में जब सर्वसम्मति से किसी फार्मूले के तहत काम संपन्न हो पाया, तब तक दीवार पर कम से कम 6 जगह उसे टांगे जाने की कोशिश के निशान छूट चुके थे। अगली दिवाली पर उन गड्ढों के भरे जाने तक दीवार घड़ी तारों के बीच चमकते धवल चांद की तरह स्थापित रही। चांद तो अब भी है, पर तारे नहीं हैं। यह चांद ऐसा है जो तकरीबन सभी मध्यम वर्गीय घरों में पाया जाता है। मेरी तरह उन घरों के बासिंदों के मन में भी उसे लेकर कुछ न कुछ यादें बसी होंगी। यह कितना अजीब है कि जो प्रतिक्षण समय के बीते जाने पर टकटकी लगाए रहता है, वही स्मृतियों के रूप में हमारे भीतर समय को कहीं स्थिर भी कर देता है। यह दीवार घड़ी का पहला उदाहरण था, लेख था। इसके बाद में दूसरा आता है। देखिए दूसरा क्या दृष्टिकोण हो सकता है। अब हम दीवार घड़ी है, बेशक वही दीवार घड़ी, वह मेरे ठीक सामने है। एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी हुई। कील दिखती नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि कील पर उसके टंगे होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन तर्कशास्त्रियों ने तर्क संगत अनुमान को ही प्रमाण की ही श्रेणी में रखा है। इसलिए तर्क पर आधारित यह अनुमान बिल्कुल निरापद है कि घड़ी कील के सहारे टंगी है। वह अपनी जगह बिल्कुल स्थिर है, पता नहीं कब से, लेकिन चल रही है। उसके कांटों में एक अनवरत चक्रीय गति है। चक्र या वृत्त की न कोई शुरुआत होती है, न उसका अंत होता है। इस तरह इन कांटों की चक्रीय गति हमें बताती है कि समय अनादि अनंत है। घड़ी की दीवार के आसन पर बैठाकर मानो यही बताते रहने का जिम्मा सौंप दिया गया है कि समय लगातार बीत रहा है, पर खत्म होने के लिए नहीं। ये विरोधाभास सा लगता है। किसी झुके हुए मर्तबान से लगातार पानी गिर रहा है, पर न पानी कम होता है न मर्तबान खाली होता है। गौर करें तो ये विरोधाभास नहीं है। समय अनंत है, पर हम सबका अपना अपना समय अनंत नहीं है। घड़ी के चक्र में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो लकीरें, वे समय के कृत्रिम खंड ही सही, वे हमें बताती हैं कि हर इंसान का, हर चीज का और हर काम का अपना समय होता है। वह शुरू भी होता है और खत्म भी। याद आता है कौन बनेगा करोड़पति का वह छोटा सा बहुचर्चित जुमला। तो आपका समय शुरू होता है अब। ये दूसरा तरीका हो सकता है दीवार घड़ी। अब इसके बाद में विषय वही है दीवार घड़ी, उसका एक तीसरा तरीका और आपके सामने। वह मेरे ठीक सामने है। एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी हुई, बिल्कुल स्थिर है अपनी जगह पर, पता नहीं कब से, पर लगातार चल रही है। हिंदी में टिक 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 और अंग्रेजी में टिक टॉक। उसे अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती, पर दोनों तरह की भाषा, उसे हिंदी नहीं परंतु दोनों तरह की भाषा भाषी अपनी उसकी पदचाप को अपने अपने तरीके से सुनते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुत्तों को अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती, पर अंग्रेजी समाज के लिए वह बाव बाव करता है और हिंदी समाज के लिए भौं भौं। टिक टिक या टिक टॉक
कि पदचाप के साथ लगातार चलायमान यह घड़ी सामने की दीवार पर एक खूबसूरत सी बिंदी के समान दिख रही है। कमरे की चारों दीवारों पर कहीं भी और कुछ नहीं है, ना कोई पेंटिंग ना कैलेंडर। ऐसे में इस गोलाकार घड़ी का वजूद सिर्फ उपयोगितावादी नहीं लगता, वह खूबसूरती के लिए भी है। दीवार की हल्की पीली रंगत के साथ उसका भूरा रंग एक नयनाभिराम कंट्रास्ट रचता है और उसकी अनथक मतलब बिना थके चलती सुइयां दीवारों की स्थिरता के बीच एक जीवन स्पंदन भरती है। दीवारों की खामोशी और स्थिरता के बीच वह ऐसी दिखती है मानो कोई बच्चा चुपचाप बैठे रहने की सजा निभा रहा हो, पर उसकी आंखें लगातार बोल रही हो। हाँ, वह बोल रही है न अंग्रेजी में न हिंदी में, बल्कि एक ऐसी जबान में जिसे इस धरती पर रहने वाला हर समझदार इंसान समझता है। कुछ ज्यादा नहीं है उसके पास कहने के लिए, वह तो सिर्फ इतना कह रही है कि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। बात बड़ी है, भले इस घड़ी की सुइयां मेरे कलम के आकार से ज्यादा बड़ी ना हो, बस एक चीज अखरती है, लगाने वाले ने उसे ऐसी जगह लगाया है कि उसे देखो तो खिड़की की तरफ पीठ करनी पड़ती है। काश ऐसा न होता। ठीक, तीनों नमूने आपने देखिए। इन नमूनों में से पहला नमूना मुख्यतः स्मृति आधारित है। दीवार घड़ी को देखकर जो यादें मन में उभर आई उन्हें लेखक ने एक रूप दे दिया। यहां ध्यान रखा गया कि वे स्मृतियां पाठक को दिलचस्प जान पड़े, साथ ही यथासंभव उन स्मृतियों में कहीं कहीं दो वाक्यों में ऐसा निचोड़ निकाला जाए कि वे किसी सामान्य सत्य यानी बड़े धरातल पर अनुभव किए जाने वाले सत्य की ओर इशारा करने लगे। दूसरा नमूना जो था वो दार्शनिक मिजाज का था। यहां लेखक दीवार घड़ी को देखता है और रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठकर कुछ ऐसी गंभीर प्रश्नों की ओर उन्मुख हो जाता है जो उस घड़ी के साथ साथ एक क्षीण तंतु से जुड़ जाते हैं, एक कमजोर धागे से जुड़ जाते हैं। तीसरा नमूना मुख्यतः अवलोकन आधारित है। सामने की दीवार पर एक घड़ी दिखती है और उसकी खूबसूरती, गति, आवाज, टंगे होने का अंदाज, ये सारी चीजें लेखक की टिप्पणी का विषय बन जाती है। टिप्पणी में स्थिति का बयान करने के साथ साथ वह अपनी राय भी जाहिर करता है और इसके द्वारा अपने लेखन को सपाट विवरण बनाने से बचता है। कहीं एक दो वाक्यों में निचोड़ के तौर पर किसी सामान्य सत्य को प्रतिष्ठित करने की पद्धति यहां भी अपनाई गई है। तरीके और भी हो सकते हैं इसके लिए, मतलब किसी ज्वलन सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्न, जातिवाद का जहर, किसी खास जगह का दृश्य, मेरे मोहल्ले का चौराहा, घर के दरवाजे का हेडपंप, कल्पना में और भी कई, मेरे कमरे के अंदर पड़ी चारपाई, पैरों की चप्पल, ये कई तरह के विषय हो सकते हैं। बस हमें क्या करना है कि कल्पना में उस दृश्य को उपस्थित मानकर चल कैमरे की तरह उसे अपने ब्यौरे में समेट जाना है और इसी प्रकार हम एक अप्रत्याशित विषयों पर लेखन अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। सिर्फ हमें किसी उसकी प्रवृत्ति, उसके चलन, उसके गुण अवगुण पर तर्कपूर्ण विश्लेषण करते हुए सिर्फ विचार रखने हैं। यही तरीके पिछले 3 नमूनों में अपनाए गए हैं। मुझे आशा है कि आप भी इन्हीं तरीकों को अपना करके नए और अप्रत्याशित विषय पर लेखन करने का अभ्यास करेंगे, अपना सकते हैं। कहने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सुविधा और विषय की मांग के अनुसार अपने तरीके का चुनाव कर सकते हैं, ये नहीं है। उस विषय वस्तु के आधार पर ही आप उनके तरीके का नाम कर सकते हैं।
घड़ी है तो उस घड़ी के अनुरूप घड़ी दीवार पर ही टंगी होती है। हाथ की घड़ी का वजूद हाथ पर होता है, उसको आप दीवार पे नहीं टांग सकते। दीवार घड़ी को आप गले में नहीं लटका सकते। तो अपने तरीके का चुनाव कर सकते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी सीमा से बाहर निकल जाएं। तो बस आज इतना ही। मैं समझ सकता हूं कि आज आप नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेख लिखने के लिए अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। बस आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।